नमस्कार, मैं शिवराज योगी। बहुत बहुत स्वागत है आपका गोपन क्लासेस के YouTube चैनल पर। दोस्तों, अब तक की वीडियो में अपन कोशिका के बारे में चर्चा कर चुके हैं और उससे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे उन प्रश्नों के बारे में हमने चर्चा कर ली है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं दोस्तों तो वो आपको देखने चाहिए क्योंकि वो बहुत ही उपयोगी है। और दोस्तों, आज का जो वीडियो है इसमें मैं आपके लिए लेकर आया हूँ पाचन तंत्र। चलिए दोस्तों, बात करते हैं पाचन तंत्र के बारे में। तो सबसे पहले सवाल उठता है कि पाचन का अर्थ क्या होता है, मतलब क्या होता है पाचन का। तो दोस्तों, जो हम भोजन करते हैं वो भोजन हम जटिल रूप में होता है। उसी जटिल रूप को सरल अणुओं में बदलने की जो क्रिया है उस क्रिया को हम क्या कहते हैं दोस्तों, पाचन कहते हैं। और पाचन की क्रिया में जो भी अंग कार्य करते हैं दोस्तों, यानी कि वे अंग जो पाचन का कार्य करते हैं उन सब अंगों को हम सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं दोस्तों, पाचन तंत्र कहते हैं। अब हम देखते हैं कि पाचन तंत्र में कौन कौन से अंगों को सम्मिलित किया जाता है या कौन कौन से अंग होते हैं। तो देखिए दोस्तों, पाचन तंत्र में दो प्रकार के अंग पाए जाते हैं, पाचन ग्रंथियां और आहार नाल। आहार नाल दोस्तों मुंह से लेकर गुदा तक का जो भाग है एक नलिकाकार संरचना है जिसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, आहार नाल कहते हैं। यह आहार नाल अलग अलग भागों में बटी होती है। उन भागों के नाम हम यहाँ पे देखते हैं। तो सबसे पहला भाग है दोस्तों मुख गुहा। जी हाँ, आहार नाल का सबसे पहला भाग क्या है दोस्तों, मुख गुहा। दूसरा भाग है ग्रसनी, तीसरा भाग है ग्रास नली, चौथा भाग है आमाशय और पांचवा भाग है आंते। आंते दो प्रकार की होती है मेरे भाइयों, छोटी आंत और बड़ी आंत। इसके बाद बात करें अगर पाचन ग्रंथियों की, पाचन ग्रंथियां तीन प्रकार से होती है। फर्स्ट, सबसे पहले लार ग्रंथि, जो कहाँ पाई जाती है दोस्तों, लार कहाँ आती है, आपके मुंह में आती है। तो दोस्तों, लार ग्रंथियां कहाँ पाई जाती है, अपने जीभ पर पाई जाती है, जिह्वा पर पाई जाती है। सेकेंड नंबर की जो ग्रंथि है दोस्तों वो है यकृत। ये बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथि है और शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है दोस्तों। तीसरी जो ग्रंथि है वो है अग्नाशय ग्रंथि, जिसे हम मिश्रित ग्रंथि भी कहते हैं। तो चलिए दोस्तों, इन सब का एक एक करके विस्तार से हम अध्ययन करते हैं। मुख गुहा, और जब हम मुंह के अंदर भोजन का निवाला रखते हैं तो अपने जो दांत है वो दांत क्या करते हैं दोस्तों, भोजन को पीसना स्टार्ट कर देते हैं। तो यानी कि जैसे ही भोजन अपने मुंह के अंदर जाता है सबसे पहला काम किसका होता है दोस्तों, दांतों का। तो हम यहाँ पर सबसे पहले बात किसकी करने वाले हैं, यहाँ पर दांतों के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं दोस्तों। तो मैं आपको बता दूं कि दांतों का जो अध्ययन है उसको हम ओडोंटोलॉजी के नाम से जानते हैं दोस्तों। इनको ओडोंटोलॉजी कहते हैं। अब बात करते हैं आगे। तो दोस्तों, मनुष्य में दांत द्विबार दंती प्रकार के दांत पाए जाते हैं। द्विबार का मतलब यानी कि मनुष्य में जो दांत है वो दो बार आते हैं दोस्तों। कितने बार आते हैं, तो मनुष्य में दांतों की द्विबार दंती व्यवस्था पाई जाती है, द्विबार दंती। इसके अलावा गर्त दंती व्यवस्था दांतों की पाई जाती है। द्विबार दंती का मतलब होता है कि दांत मनुष्य में दो बार आते हैं। सबसे पहले बार तो आते हैं दोस्तों जो छोटे बालकों में, जिनको हम बोलते हैं अस्थायी दांत या दूध के दांत। दूध के दांत की संख्या जो होती है दोस्तों, संख्या में कितने होते हैं, संख्या में होते हैं वो 20। यदि प्रश्न आ जाए अस्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है दोस्तों, तो अस्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है, 20 होती है। इसके बाद अस्थायी दांतों के टूटने के बाद में दोस्तों 6 से 7 वर्ष की आयु में मनुष्य में स्थायी दांत आते हैं। और स्थायी दांतों की संख्या में ये दोस्तों कितने होते हैं, 32। अब दांतों की जो व्यवस्था है दोस्तों, इनकी व्यवस्थित क्रम को, इसको जिन प्रकार से दर्शाया जाता है उसे हम दंत सूत्र के नाम से जानते हैं। तो आइए देखते हैं
कि अस्थायी धातुओं की और स्थायी धातुओं की व्यवस्था क्या होती है इनकी। तो ये जो होते हैं अस्थायी दांत, इनका जो दंत सूत्र होता है दोस्तों वो होता है 2102। 2102 ऊपर 2102 नीचे, इनको 2 से गुणा कर लो। कितने हो गए दोस्तों? 2 1 3, 3 और 2 5, 5 को 10 से गुणा करो, ऊपर 10 नीचे भी 10। 10 दांत ऊपर और 10 दांत नीचे, टोटल कितने हो गए? 20 दांत। ये अस्थायी दांतों की अस्थायी दांतों का जो दंत सूत्र, अपने को सिर्फ इतना याद रखना है दोस्तों, क्योंकि परीक्षा में यही पूछा जाता है। इसके बाद बात करते हैं स्थायी दांतों की। तो स्थायी दांतों का जो दंत सूत्र होता है दोस्तों वो होता है 21 23 21 23। इनको 2 से गुणा कर लो, 16 दांत ऊपर 16 दांत नीचे, टोटल कितने हो गए मेरे भाइयों? 32 दांत। तो इस प्रकार से मनुष्य में द्विबार दंती व्यवस्था पाई जाती है। और बात करूं गर्त दंती व्यवस्था की। गर्त दंती का मतलब होता है कि मनुष्य के दांत जो है वो मसूड़ों में गड़े हुए होते हैं दोस्तों, जिनको अपन क्या कहते हैं? गर्त दंती व्यवस्था कहते हैं। चलिए, ये तो हो गई दांतों की संख्या और इनके प्रकार। अब कार्य के आधार पर दोस्तों दांतों को 4 भागों में बांटा गया है। तो वो 4 भाग कौन कौन से हैं, आइए हम एक नजर उन पे डालते हैं। तो जो कार्य है दांतों का, उनके आधार पर दांतों को 4 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले बात करते हैं हम कृतनक। कृतनक का मतलब होता है काटने वाले दांत, और इनको अंग्रेजी में इंसिजर बोलते हैं, और इसको हम आई से प्रदर्शित करते हैं। सेकंड नंबर के दांत जो होते हैं जिनको बोलते हैं रदनक। रदनक दांत क्या काम करते हैं दोस्तों? ये चीरने और फाड़ने का काम करते हैं। रदनक प्रकार के दांत चीरने और फाड़ने का काम करते हैं, और इनको केनाइन बोलते हैं। इंग्लिश में केनाइन बोलते हैं, और इसे हम सी से प्रदर्शित करते हैं। अगला जो प्रकार है वो है अग्रचवर्णक। अग्रचवर्णक यानी कि चबाने वाले दांत। और चवर्णक, ये दोनों दांत चबाने का काम करते हैं दोस्तों। इनको बोलते हैं प्रीमोलर और इनको बोलते हैं मोलर। तो मनुष्य में ये 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। मनुष्य में क्या दोस्तों, सभी में ये 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। ये जो रत्नक प्रकार के दांत हैं, ये जो मांसाहारी जंतु होते हैं, उन मांसाहारी जंतुओं में ये अधिक विकसित पाए जाते हैं। चलिए, तो ये हो गए दांतों का वर्गीकरण हो गया। अब तो दोस्तों दांत के निर्माण की जो प्रक्रिया है, दांत के निर्माण की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं दोस्तों? एमिनोब्लास्ट कहते हैं। और दांत का जो प्रोटीन होता है, जिस प्रोटीन से दांतों का निर्माण होता है, उस प्रोटीन को डेंटिन प्रोटीन के नाम से जाना जाता है दोस्तों। प्रश्न आता है कि दांतों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो अपना आंसर क्या होना चाहिए? डेंटिन। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है एग्जाम में कि दांत का जो कठोर आवरण होता है, दांत की चारों ओर जो कठोर आवरण पाया जाता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम इनेमल कहते हैं दोस्तों। दांतों का जो कठोर आवरण है उसे इनेमल के नाम से जानते हैं। दांतों की संरचना के बाद अब दांतों का काम क्या होता है दोस्तों? तो आपको पता है, जैसे ही आप भोजन का निवाला अंदर रखते हो, दांत क्या करते हैं? भोजन को पीसने का काम करते हैं। अब दांत का काम तो होता है पीसना। अब दांत के बाद में किसका काम स्टार्ट हो जाता है दोस्तों? तो दांत के बाद में जिह्वा यानी कि जीभ का काम आ जाता है। अब जीभ का क्या काम होता है साहब? तो जीभ जो है वो मांसपेशियों की बनी होती है। मांसपेशियों की बनी संरचना होती है, जो हमें स्वाद का, भोजन का स्वाद का पता चलता है जीभ से। और जीभ जो है, लार ग्रंथियां होती है दोस्तों जीभ के अंदर। आपने देखा होगा कि जब आप भोजन करते हैं तो भोजन अपने आप गीला हो जाता है, उसकी लुगदी बन जाती है। वो किसके कारण? वो दोस्तों लार के कारण। और वो लार कहां से आई? वो लार जीभ से आई है दोस्तों, क्योंकि जीभ में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? जीभ में लार ग्रंथियां पाई जाती है दोस्तों।
और लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो लार में एमाइलेज एंजाइम पाया जाता है। जब हम एंजाइम के बारे में बात करेंगे तब हम उसके कार्य और उस पर विशेष चर्चा करेंगे। तो जीभ पर स्वाद कलिकाएं पाई जाती है जिससे अपने को भोजन के स्वाद का पता चलता है दोस्तों। और कौन कौन से जीभ का कौन कौन सा भाग है जिससे अपने को किस किस स्वाद का पता चलता है? तो देखिए एक बार, जो जीभ का जो आगे वाला हिस्सा है, आगे वाले हिस्से से अपने को मीठे स्वाद का पता चलता है, और जीभ के जो साइड वाले हिस्से है, किनारे वाले, इससे अपने को खट्टे स्वाद का पता चलता है। और मध्य भाग जो है, मध्य भाग नमकीन स्वाद का अनुभव करवाता है दोस्तों। और जीभ का जो पार्श्व भाग है, ये पार्श्व भाग हमें खट्टे स्वाद का, कड़वे स्वाद का अनुभव करवाता है। तो ये है दोस्तों जीभ के कार्य और जीभ की संरचना। अब इसके बाद में जीभ से भोजन कहाँ पे जाता है? जीभ से भोजन जाता है ग्रसनी में। इसके बाद की जो संरचना है दोस्तों वो है ग्रसनी। जीभ के बाद जो संरचना आती है दोस्तों उसे हम कहते हैं ग्रसनी। और ग्रसनी नलिका का संरचना होती है जो दो प्रकार की होती है दोस्तों, नासा और मुख ग्रसनी। जो नाक से जो नली निकलती है उसे नासा ग्रसनी कहते हैं, और जो मुख से जो नली निकलती है उसे मुख ग्रसनी कहते हैं दोस्तों। तो ये जो ग्रसनी है इसे हम किसके नाम से जानते हैं दोस्तों? ट्रैफिक पुलिस के नाम से जानते हैं। अब आपके मन में सवाल आ रहा है कि ये सब क्या बता रहे हैं, ट्रैफिक पुलिस क्यों? तो दोस्तों जिस प्रकार से ट्रैफिक पुलिस क्या करती है, या फिर आपको रास्ता दिखाती है कि आप इस रास्ते में जाओ, आप इस रास्ते में जाओ, इसी प्रकार से ये जो ग्रसनी है ये हवा और भोजन को क्या बताती है दोस्तों? रास्ता बताती है। कहाँ पे स्थित होती है? ये ग्रास नली के ठीक ऊपर, ग्रास नली तथा श्वसन नली के ठीक ऊपर स्थित होती है। तो ये भोजन को किसमें भेजती है? ग्रास नली में। और वायु को किसमें भेजती है दोस्तों? श्वास नली में भेजती है। इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? रेटिकुलिस। तो यहाँ से आपका एक क्वेश्चन निकल के आता है कि पाचन तंत्र या शरीर में, शरीर के अंगों में ट्रैफिक पुलिस के नाम से जाने वाला अंग कौन सा है, या ट्रैफिक पुलिस किसे कहते हैं? तो बड़ा सा सीधा सा आंसर होना चाहिए ग्रसनी। तो ग्रसनी को दोस्तों क्या कहते हैं? हम ट्रैफिक पुलिस कहते हैं। और इसके बाद में बात करते हैं ग्रास नली की दोस्तों। ग्रास नली जो है दोस्तों वो एक पेशी युक्त संरचना होती है, पेशी युक्त नलिकाकार संरचना होती है जो किसके नीचे पाई जाती है? ग्रसनी के नीचे पाई जाती है दोस्तों। इसके ऊपर यानी कि ग्रसनी के नीचे और ग्रास नली के ऊपर एक ढक्कन पाया जाता है दोस्तों, जिसे हम घाटी ढक्कन या एपिग्लोटिस के नाम से जानते हैं। यह ढक्कन क्या काम करता है दोस्तों? इसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है एपिग्लोटिस का। क्या कार्य है कि जैसे ही ग्रसनी से भोजन आता है, तो ये जो एपिग्लोटिस है ये श्वास नली को ढक देता है। श्वास नली को ढकने से क्या होता है कि जो भोजन है वो श्वास नली में नहीं जाता है, और किसमें जाता है? वो ग्रसनी में जाता है, ग्रास नली में जाता है। और जब हम श्वास लेते हैं तो ये जो ढक्कन है ये भोजन की नली यानी कि ग्रास नली को ढक देता है, जिससे जो वायु है वो श्वास नली में जाती है, ग्रास नली में प्रवेश नहीं करती है। दोस्तों आपने अनुभव किया होगा कि जब आप खाना खाते हो और गलती से भी भोजन का कण आपकी श्वास नली में चला जाता है तो आप उस समय बेचैन हो जाते हैं। तो ये इसी कारण होता है दोस्तों। इसके बाद अगर बात करें तो ये जो ग्रास नली है दोस्तों ये आमाशय भाग में खुलती है। इसका जो नीचे वाला भाग है वो आमाशय में खुलता है, और इसकी दीवारों पर श्लेष्मा की ग्रंथियां पाई जाती है, जिनका क्या काम होता है? ये ग्रास नली की दीवारों को चिकना बनाती है, जिससे भोजन आसानी से सरक कर आमाशय में प्रवेश कर जाता है दोस्तों। इसके अलावा इसके अंदर एक विशेष प्रकार की गति पाई जाती है जिसे हम क्रमानुकुंचन गति कहते हैं। क्रमानुकुंचन यानी कि क्रम से कुंचन। ये दोस्तों इस प्रकार से सिकुड़ती हुई, आगे से सिकुड़ती हुई पीछे की ओर सिकुड़ती है, जिससे भोजन नीचे की ओर चला जाता है। आप इसे इस क्लिप के द्वारा आसानी से समझ सकते हैं दोस्तों।
कि इसमें किस प्रकार से क्रमांकुंचन गति पाई जाती है। अब ग्रास नली के पास से बात आती है, अगला जो अंग आता है वो है आमाशय। आमाशय क्या होता है दोस्तों कि यह एक दिखाई देने में ये अपने को जे आकार का दिखाई देता है और किस प्रकार से होता है, ये एक थैले जैसे संरचना होती है, थैले की जैसा भाग होता है। आमाशय जिसे हम सामान्य भाषा में क्या कहते हैं दोस्तों, पेट कहते हैं या स्टमक, पेट के नाम से जानते हैं। तो अपना भोजन जो है ग्रास नली से अपना भोजन जाता है आमाशय में और यह कुछ समय तक वहीं पर पड़ा रहता है दोस्तों। अब देखिए आमाशय के बारे में कुछ विशेष तथ्य जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो एक तो आता है इसके आकार के बारे में, इसका आकार कैसा होता है, जे आकार की होती है दोस्तों। जो अल्फाबेट का जे अक्षर है उसके जैसा आमाशय पाया जाता है। इसकी संरचना थैले की जैसा होती है, ये थैले जैसा होता है। आमाशय को 3 भागों में बांटा जाता है दोस्तों। 3 भाग कौन कौन से, जो भाग ग्रास नली से जुड़ा रहता है उस भाग को कहते हैं जठरागम भाग, यानी कि भोजन के आने वाला भाग या कार्डियक भाग। जो भाग बीच से फूला हुआ भाग रहता है, बीच वाला भाग, उसको हम फंडिस भाग कहते हैं दोस्तों। और जो तीसरा भाग होता है जो छोटी आंत की ग्रहणी में खुलता है, उस भाग को हम पाइलोरिक भाग या जठर निर्गम भाग कहते हैं। तो आमाशय के ये 3 भाग होते हैं, जठरागम या कार्डियक भाग, फंडिस भाग और पाइलोरिक भाग। इसके अलावा आमाशय की दीवारों पर जठर ग्रंथियां पाई जाती है दोस्तों। जठर ग्रंथियां जठर रस का स्रावन करती है। जठर रस जो है पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जठर रस में ही पेप्सिनोजन एंजाइम पाया जाता है, जिसके बारे में हम आगे विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। साथ ही इसकी दीवारों पर श्लेष्मा की ग्रंथियां भी पाई जाती है। श्लेष्मा ग्रंथियां क्या करती है दोस्तों, आमाशय की दीवारों को ढक लेती है। जो म्यूकस स्रावित होता है वो म्यूकस आमाशय की दीवारों को ढक लेता है, जिससे आमाशय में जो HCl अम्ल स्रावित होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जिसे हम कहते हैं, वो अम्ल, उस अम्ल से ये आमाशय की दीवारों की रक्षा करता है। कौन, श्लेष्मा या म्यूकस। एक बात और जो इसमें इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि ये जो HCl अम्ल है, ये HCl अम्ल जठर रस में जो पेप्सिनोजन एंजाइम होता है, उस पेप्सिनोजन एंजाइम को सक्रिय करता है और सक्रिय करके उसे पेप्सिन में बदल देता है। पेप्सिन एंजाइम का क्या काम होता है, प्रोटीन के पाचन का काम होता है। अब आमाशय में जो जठर रस होता है दोस्तों, उस जठर रस का जो पीएच मान होता है वो होता है 1 से 1.5 तक। ये इसका पीएच मान होता है और पीएच मान 1 से 1.5 है, यानी कि इसका जो माध्यम होता है वो कैसा होता है दोस्तों, अम्लीय माध्यम होता है। यदि प्रश्न आए कि आमाशय का जो माध्यम है किस प्रकार का होता है, तो जठर रस का जो माध्यम है वो किस प्रकार का है, अम्लीय माध्यम है दोस्तों। इसके अलावा ये जो HCl अम्ल है, ये HCl अम्ल पेप्सिनोजन को तो सक्रिय करता ही है, साथ में ये जो भोजन में जो जीवाणु होते हैं उन जीवाणुओं को भी नष्ट करने का काम करता है दोस्तों। जठर रस में जो उपस्थित एंजाइम पेप्सिन है, अब इससे यहाँ से एक प्रश्न होता है दोस्तों परीक्षा में। प्रश्न क्या आता है कि जो प्रोटीन का पाचन करने वाला जो एंजाइम है पेप्सिन, उसको सक्रिय करने वाला एंजाइम कौन सा है। तो ऑप्शन में अपने को कुछ एंजाइमों के नाम दे देंगे, जिनमें से अपने को HCl का नाम भी दे देंगे दोस्तों। तो अपना जो आंसर होना चाहिए उसमें HCl होना चाहिए, क्योंकि जठर रस को सक्रिय कौन करता है, HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सक्रिय करता है। इसमें एंजाइम कौन कौन से पाए जाते हैं, तो दोस्तों आमाशय में रेनिन, पेप्सिन और HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एंजाइम पाए जाते हैं। आमाशय जो है इसके अंदर जो भोजन है वो लगभग 4 से 5 घंटे तक पड़ा रहता है दोस्तों, और इसी आमाशय में भोजन का पाचन संपन्न होता है दोस्तों। संपूर्ण पाचन आमाशय में ही होता है। इसके अलावा आमाशय के दोनों भागों यानी कि कार्डियक भाग और पाइलोरिक भाग में अवरोधनी पाई जाती है। 2 प्रकार की अवरोधनी होती है, कार्डियक अवरोधनी और पाइलोरिक अवरोधनी। ये क्या करती है,
कि ये जो कार्डियक अवरोधनी है ये भोजन को वापस ग्रास नली में जाने से रोकती है, तथा ये जो पाइलोरिक अवरोधनी है ये भोजन को छोटी आंत में जाने से रोकती है दोस्तों। तो इस प्रकार से जो है भोजन लगभग 4 से 5 घंटे तक आमाशय में पड़ा रहता है। अब दोस्तों आमाशय के बाद बात करते हैं हम आंत के बारे में। तो आंत के बारे में आपको बता दूं कि आंत को 2 भागों में बांटा गया है दोस्तों, छोटी आंत और बड़ी आंत। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं यहाँ पर छोटी आंत की। तो छोटी आंत वह अंग है दोस्तों आहार नाल का जिसमें भोजन का सर्वाधिक पाचन होता है। एक क्वेश्चन यहाँ से, भोजन का सर्वाधिक पाचन किस अंग में होता है? तो अपना आंसर होना चाहिए क्या? छोटी आंत में होता है दोस्तों। ठीक है, छोटी आंत में होता है। तो अब छोटी आंत को भी दोस्तों 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 3 भागों में। तो 3 भाग कौन कौन से? तो पहला भाग है दोस्तों ग्रहणी या ड्यूडेनम। तो दोस्तों ये वो भाग है जो आमाशय से जुड़ा रहता है। आमाशय से जुड़ने वाले जो आमाशय से जुड़ा हुआ जो भाग होता है छोटी आंत का, उससे हम ड्यूडेनम या ग्रहणी के नाम से जानते हैं दोस्तों। और इस भाग में भोजन का रासायनिक पाचन होता है दोस्तों। भोजन का रासायनिक पाचन किसके द्वारा? एंजाइमों के द्वारा। अग्नाशय, इस ग्रहणी के ठीक ऊपर अग्नाशय होता है जिससे अग्नाशय रस का स्रावन होता है, और उस अग्नाशय रस में विभिन्न प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। वो एंजाइम ग्रहणी में आते हैं और ग्रहणी में भोजन का रासायनिक पाचन संपन्न करते हैं दोस्तों। इसके बाद जो छोटी आंत का दूसरा भाग है जो ग्रहणी से सेकंड नंबर पे होता है, उसको हम बोलते हैं अग्रक्षुद्रांत या जेजुनम भाग। इसका जो महत्वपूर्ण कार्य है दोस्तों वो क्या है कि ये भोजन जो पच जाता है, पचे हुए भोजन के मतलब जितने भी विटामिन प्रोटीन है उन सब का अवशोषण किस में होता है? किस भाग में होता है? अग्रक्षुद्रांत या जेजुनम भाग में होता है दोस्तों। तो यहाँ से भी एक प्रश्न उठ रहा है अपना सीधा सीधा कि पचित भोजन का अवशोषण आहार नाली के किस भाग में होता है? तो अपना आंसर होना चाहिए अग्रक्षुद्रांत या जेजुनम भाग में। अब आहार, इसका छोटी आंत का तीसरा भाग जो है दोस्तों उसको कहते हैं इलियम या क्षुद्रांत। ये वो भाग है दोस्तों जो बड़ी आंत से जुड़ा रहता है। इसको हम इलियम के नाम से या क्षुद्रांत के नाम से जानते हैं। और इसका क्या काम है? इसका ये काम है कि जो भाग, जो विटामिन या जो लवण जेजुनम भाग में अवशोषित नहीं हो पाते हैं, उस एंजाइम को ये उन विटामिनों और लवणों का अवशोषण किसमें होता है? क्षुद्रांत में या इलियम भाग में होता है दोस्तों। तो ये छोटी आंत का विशेष कार्य। अब इसके बाद में बात करते हैं हम बड़ी आंत की। अब छोटी आंत के बाद में बात करते हैं दोस्तों बड़ी आंत। बड़ी आंत का जो प्रमुख कार्य होता है वो जल और खनिज लवणों का अवशोषण का कार्य होता है दोस्तों। तो ये जो बड़ी आंत है इसको भी अलग अलग भागों में डिवाइड किया गया है। इसका जो पहला भाग है वो है अंधनाल। अंधनाल ये क्या काम करती है दोस्तों? ये अंधनाल जो है ये क्षुद्रांत के नीचे वाला भाग होता है, क्षुद्रांत से जुड़ा हुआ भाग जो होता है। तो जो क्षुद्रांत से जो आहार रस आता है उसमें से यह उस आहार रस का अवशोषण करती है। और इसके ही अंदर ये जो अंधनाल है, इसी अंधनाल में एक अंगुली के समान संरचना पाई जाती है दोस्तों, अलग से संरचना पाई जाती है जिसे हम कृमि रूपी परिशेषिका या अपेंडिक्स के नाम से जानते हैं। यहां से एक प्रश्न उठता है कि अपेंडिक्स आहार नाल के किस भाग में पाई जाती है? तो अपेंडिक्स जो है वो बड़ी आंत के अंधनाल भाग में पाई जाती है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है दोस्तों। इसके बाद में इसका बड़ी आंत का जो अगला भाग है वो है बृहदात्र या कोलन। तो दोस्तों ये यू आकार की नली होती है। इसका आकार इस प्रकार से होता है, उल्टे यू के जैसा। इसकी जो लंबाई होती है दोस्तों ये होती है 1.3 मीटर। 1.3 मीटर इसकी लंबाई होती है। और इसके बाद में जो भाग आता है उसे हम कहते हैं मलाशय। बड़ी आंत के बाद जो भाग आता है, जो आहार नाल का अंतिम भाग होता है दोस्तों, उसे मलाशय के नाम से जाना जाता है। और मलाशय में क्या होता है? मलाशय में
जो भी अपशिष्ट पदार्थ होता है, सारा कुछ अवशोषण के बाद में जो भी कुछ अपशिष्ट पदार्थ बचता है दोस्तों, उसे वह मलाशय में संग्रहित होता है। यह जो मलाशय है, यह लगभग 20 सेंटीमीटर लंबी नली होती है, जिसमें जो अपशिष्ट पदार्थ है, अपशिष्ट भोजन है, वो भरा रहता है। अब पेशीय गतियों के कारण, पेशीय संकुचन के कारण ये इस मलाशय से जो मल है उसको गुदा द्वार के द्वारा बाहर निष्कासित कर दिया जाता है दोस्तों। तो आज की वीडियो में दोस्तों अपन ने आहार नाली के विभिन्न भागों के बारे में अध्ययन किया है। अगला जो वीडियो होगा उस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे पाचन ग्रंथियों के बारे में। तब तक के लिए अध्ययन करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए दोस्तों, आपका सिलेक्शन जरूर होगा। धन्यवाद।